हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके बाद देखिए तो आपका यहाँ पर जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें कैंडिडेट जो है वो देखिए यहाँ पर फाइनली आपका जो 2023 है और 2023 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका दिसंबर है तो दिसंबर में देखिए तो यहाँ पे इसकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी कैंडिडेट जो है वो स्टार्ट कर दिया और काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो देखिए अभी कंप्लीट ही हुआ। फाइनली उनका यहाँ पर जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आगे हम देखें तो जो और भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर लग रहा है कि उनको कुछ मार्क्स से या हो सकता है उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आगे यहाँ पर जो पूरी आपको देखिए कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन जो है उसके बाद यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। तो फाइनली बात करें यहाँ पर अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो देखिए आपका दिसंबर होगा। तो दिसंबर के मेन टारगेट को लेकर चले तो यहाँ पर जो फर्स्ट इकाई है यानी कि फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका आता है देखिए हिंदी लैंग्वेज और उसके बाद आपका यहाँ पर जो हिंदी है और उसके बाद यहाँ पर साहित्य के वाले जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर वाले इसमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर देखें तो पूरे जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर से ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर बात करें यहाँ पे पहले आपके यूनिट की तो यूनिट में देखें तो यहाँ पर जो यूनिट आती है आपकी देखिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें अगर देखिए तो यहाँ पर पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो देखिए आपका आता है यहाँ पर हिंदी भाषा का अर्थ उसकी परिभाषा, यानी कि जो इसमें यहाँ पर आपके डेफिनेशन है और उसका यहाँ पर मतलब जो यानी कि अर्थ उसका। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपका जो परिचय है और उसके बाद आता है यहाँ पर हिंदी भाषा का वर्गीकरण, उसके बाद भारतीय और भाषा का विकास क्रम। तो यानी कि जो पूरा यहाँ पर डिटेल है पूरा देखिए आपकी यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन आता है कि यानी कि इसका जो अर्थ है और उसके बाद यहाँ पे परिचय, उसके बाद आपका वर्गीकरण और उसके बाद आता है यहाँ पे भारतीय आर भाषा का विकास और यहाँ पर आपका जो क्रम है। यानी कि जो भी मेनली क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा एक एक जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर पूरा आपको देखिए एग्जाम्पल सहित और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर एक पूरा सारांश जो है वो देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पर आपका देखिए आता है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो इसमें देखिए तो आपका हिंदी भाषा का उद्भव विकास की जो रूपरेखा के समझने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि भाषा की यहाँ पे समझ जो है वो क्या होती है। इसके बाद देखिए तो हिंदी की जो संप्रेषण यानी कि जो आपका देखिए आदान प्रदान होता है, यानी कि जो श्रोता होते हैं उसके बाद यहाँ पर जो आपके उसको रिसीव करते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रेषक होते हैं और आपके श्रोता होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपके देखिए सामाजिक सरोकार को समझने के लिए जो भाषा है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो समझी जाती है। उसके बाद देखिए तो भाषा का अर्थ हो, उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी परिभाषा। तो मेनली यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसमें देखिए तो यहाँ पे आता है आपका भाषा क्या है, तो हम भाषा के व्यवहार को क्यों करते हैं, यदि हमारे पास भाषा ना होती तो हमारा जीवन पे क्या और कैसा होता। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है कि भाषा का मूल उद्देश्य क्या है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका यहाँ पर देखिए पूरा आपको एक एक यहाँ पर डिटेल में ही बताया गया कि जो भाषा आपकी होती है वो धातु से उत्पन्न है। इसका यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है यहाँ पर बोलना, और शायद यह व्याख्या तभी प्रचलित होगी जब मनुष्य केवल बोलता था। यानी कि जो यहाँ पर उस टाइम से ये स्टार्ट हो गया था जब यहाँ पर मनुष्य जो है उसने बोलना स्टार्ट किया, यानी कि उस समय उस लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। जो आपकी मेन लिपि यहाँ पर अब जो है वो आपकी देवनागरी लिपि है। तो प्रश्न यही है कि बिना बोले मनुष्य क्या रह सकता था, यानी कि बिना बोले ही मनुष्य यहाँ पर कैसे रह सकता। तो इसको सोचना भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल जो है। उसके बाद आता है वस्तुतः वह एक भाषा जो है वो सामाजिक का आधार है, मनुष्य के सभी चिंतन जो उपलब्धियों का आधार। कि पशु पक्षियों के पास कोई भी जो भाषा वो नहीं होती थी, यानी कि उनके पास जो भाषा है उनके अपनी भाषा होती थी, लेकिन वो ऐसी भाषा जो है वो यानी कि आपसे यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसमें कॉम्बिनेशन जो होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन व विकास बिना भाषा के संभव नहीं है। हम किस भाषा में भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर देखिए भाषा से ही जो है चिंतन है, यदि मनुष्य से उसकी भाषा छीन ली जाए तो वो पशु के समान हो जाएगा। यानी कि जो मेनली आपका देखिए यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पर आपकी भाषा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर मानी गई है। अगर यहाँ पर आपकी अपनी लैंग्वेज ही नहीं होगी तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो भाषा है उसके बिना आप यहाँ पर पशु के समान देखे जाएंगे।
और ये भी देखिए आसान यहाँ पर नहीं थी और इसमें भी बहुत सारे संकट जो है वो सभ्यता और संस्कृति भी देखने को मिले। यानी कि जो संकट यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति की वजह से आपकी भाषा में देखने को मिली। और भाषा का जो मूल कार्य है वो संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान है। यानी कि जो श्रोता होते हैं उसको लेते हैं और उसके बाद का जो संप्रेषण होता है वो मेनली यहीं पर भाषा का मूल कार्य जो है वो देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति के पास संप्रेषण के जितने कार्य हो वह उतनी ही विधियाँ व पद्धतियाँ खोज लेता है। कथन के इतने प्रकार व ढंग मनुष्य के संप्रेषण के ही प्रकार हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। यानी कि एक व्यक्ति जो सुन सके और दूसरा व्यक्ति जो उसको बोल सके। तो यानी कि 2 व्यक्ति का यहाँ पर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। यानी इस प्रक्रिया में एक वक्ता और एक श्रोता का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में तीसरा तत्व होता है और वह है संप्रेषण का कथ्य। यानी कि देखिए कथ्य का मतलब यहाँ पर है कि वक्ता के यहाँ पर जो संदेश है कि वक्ता आखिर जो संदेश है वो यहाँ पर क्या देना चाहता है। और इस सारी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य एक खास प्रयोजन की प्राप्ति। इन सारी प्रक्रियाओं को हम इस आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यानी कि ये देखिए आपका यहाँ पर डायग्राम है, ये आपका वक्ता हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर आपका श्रोता हो गया, ये यहाँ पर संदेश है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मेन आ गया है यहाँ पर कथ्य यानी कि संदेश का क्या प्रयोजन, यानी कि यहाँ पर क्या मूल उद्देश्य है। जो यहाँ पर एक वक्ता है दूसरा श्रोता है वो आपसे देखिए संदेश दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या उसका मूल प्रयोजन निकल कर आ रहा है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे भाषा संप्रेषण की यह प्रक्रिया प्राथमिक और आधारभूत होती है। यानी कि जो संप्रेषण है वो आपका देखिए यहाँ पर प्राथमिक होता है ना कि गौड़ होता है। तो प्राथमिक यहाँ पर भाषा का जो संप्रेषण है वो आपका प्राथमिक है। भाषा मनुष्य के भाषा संप्रेषण की विशेषता यह है कि ध्वनि एवं उच्चारित ध्वनियों की प्रतीक व्यवस्था से संचालित होती है। यानी कि कुछ भी यहाँ पर आपका देखिए गड़बड़ नहीं होगा कि यहाँ पर ध्वनि कहीं और जा रही है, उसके बाद आपका जो यहाँ पर उच्चारित ध्वनियाँ या संप्रेषण है वो कहीं और हो रहा है और आपका जो कह सकते हैं अक्षर है वो इधर उधर नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित होती है। और जब मनुष्य भाषा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भाषा उच्चारित ध्वनियों प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है। स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ही भाषा के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। संप्रेषण के और भी कई रूप हैं, जैसे देखिए आँख द्वारा यहाँ पर आप संप्रेषण कर सकते हैं, अपनी बात आँख द्वारा यहाँ पर समझा सकते हैं। स्पर्श द्वारा आप बता सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर देखिए आप हट जाइए या आप हमें थोड़ा जाने के लिए रास्ता दीजिए, तो यह आपको देखिए स्पर्श द्वारा। गंध द्वारा भी आप यहाँ पर जो संप्रेषण है वो कर सकते हैं कि यानी कि गंध से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आगे क्या चल रहा है, या इशारे द्वारा भी आप अपना संप्रेषण जो है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो मनुष्य यहाँ पर देखिए हर सामान्य रूप से सारे माध्यम का प्रयोग है, लेकिन भाषा के जो मूल रूप में उच्चारित ही प्रयोग करते हैं। यानी कि जो मूल है वो यहाँ पर हम उच्चारण करके ही अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। मनुष्य की जो भाषा है वो प्रतीक ढंग से संचालित होती है। हर शब्द अपने लिए एक प्रतीक रचते हैं और चुनते हैं। यानी कि जो हर शब्द है वो अपना यहाँ पर एक अलग ही उसका देखिए यहाँ पर प्रतीक होता है, और उसके बाद जो प्रतीक है वो एक दूसरे शब्द से भिन्न अर्थ लिए हुए होता है। यानी कि हर शब्द जो है वो यहाँ पर उसका एक ही अलग अलग अर्थ जो है वो देखने को मिलता है। भाषा के इस प्रतीकबद्ध व्यवस्था को हम यहाँ पर देखिए डायग्राम के भी उससे समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका पहले कोड है और इसके बाद वक्ता है, फिर आपका देखिए माध्यम है, यहाँ पर फिर श्रोता है, और इसके बाद यहाँ पर फिर देखिए ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि कोड से स्टार्ट लेकर श्रोता है, उसके बाद यहाँ पर माध्यम है, वक्ता है। यानी कि मेन जो काम है वो यहाँ पर देखिए संदेश देना, यानी कि उसका जो अर्थ है वो समझना, और एक दूसरे से यहाँ पर संप्रेषण आपका देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पर आपके देखिए हिंदी भाषा, यानी कि जो हिंदी आपकी भाषा है, जब हम हिंदी भाषा का शब्द व्यवहार करते हैं तो हमारे सामने 3 अर्थ निकलते हैं। एक है यहाँ पर ऐसी भाषा जिसका उत्तर भारत के लोग समान बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि वो भाषा जिसमें यहाँ पर आम बोलचाल में लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए मानक हिंदी, जो साहित्य वो संस्कृति की प्रतीक है, यानी कि जिसमें साहित्य और संस्कृति देखने को मिलती है। और वो भाषा यहाँ पर देखिए लास्ट यहाँ पर थर्ड जो है जो भारत की राजभाषा यानी कि जो आम बोलचाल में नहीं, जो आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है उसको यहाँ पर राजभाषा बोलते हैं, ना कि राज्य भाषा। यह आपकी राज्य भाषा है जो यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है।
और यही हमारे मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बात करें, यानी कि जो सरकारी कामकाज में यहाँ पर जो काम होता है, यानी कि जो आपकी जैसे कोई यहाँ पर कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो उसमें जो सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वही आपकी राजभाषा होती है। सीधी सीधी बात देखिए यही होती है। और इसी भाषा को देखिए यहाँ पर जो मेनली आपकी अब यहाँ पर आया है कि जो आपकी यही राजभाषा होती है, यही आपके फर्स्ट यूनिट में जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें देखें तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो 1000 ईस्वी से यहाँ पर माना गया है। हिमालय से विंध्य, हिमाचल और राजस्थान से लेकर बंगाल तक इसका क्षेत्र है। यानी कि जो हिंदी भाषा का यहाँ पे क्षेत्र है वो आपका देखिए हिमालय से लेकर यहाँ पे बंगाल तक माना गया है। 18 बोलियों के संयुक्त दाएं से लेकर इस भाषा का गठन हुआ है। भाषा के रूप में इसका विस्तार जो है वो पूर्व के प्रदेश, यानी कि जो पूर्व के प्रदेश आते हैं वो आपका बंगाल और उड़िया है। इसके बाद देखिए जहाँ तक कि हिंदी ये आपकी ब्रज बोली है, तो ब्रज बोली यानी कि पश्चिम के प्रदेश गुजरात और राजस्थान है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम और इसके बाद भाषा मराठी तक इसका प्रसार है। इसी प्रकार उत्तरी क्षेत्र में जो है वो आपका देखिए हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर, दक्षिण के प्रदेश यहाँ पर आपका हैदराबाद, यानी कि दक्कनी हिंदी जो है उसका प्रसार यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बन गया आपका कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो आपका 1000 ईस्वी से माना गया है। और हिंदी से यहाँ पर देखिए हिंदी हिमाचल से लेकर यानी कि यहाँ पर हिमालय से विंध्याचल और राजस्थान से लेकर आपका बंगाल तक इसका क्षेत्र माना गया है। फिर देखिए तो हिंदी भाषा का जो आपका उद्भव और विकास है, यानी कि इसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ, उसका विकास जो है वो कहाँ से हुआ। तो हिंदी भाषा के विकास का संबंध जो है वो अपभ्रंश से जुड़ा है। ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर भी बन गया कि हिंदी भाषा का जो विकास का संबंध है वो कहाँ से जुड़ा, तो ये आपका जुड़ा है अपभ्रंश से। संस्कृत भाषा से कई प्राकृत जो है वो विकसित हुई है और उन प्राकृतों से जो है वो अपभ्रंश है। इन अपभ्रंश से जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया कि भारतीय आर्य भाषाओं को जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है, तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। और इसके बाद देखिए तो डॉक्टर जो आपके धीरेन्द्र वर्मा ने, तो उन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण का जो प्रयोग यहाँ पर बताया, यानी कि उन्होंने जो वर्गीकरण बताया है वो देखिए आपका उत्तरी यानी कि सिंधी, लहंदा, पंजाबी है। उसके बाद पश्चिमी देखें तो यहाँ पर गुजराती, ये आपका देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यहाँ पर देखने को मिला है। मध्य देशी की बात करें तो राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी है। इसके बाद पूर्वी आता है यहाँ पर उड़िया, उड़िया आता है आपका बंगला आता है और असमिया। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपका आता मराठी। तो ये आपका देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर देखिए डॉक्टर गेर्शन जो थे उन्होंने भी भाषा का जो वर्गीकरण दिया और काफ़ी इससे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए तो बारी उपशाखा जो है यहाँ पर है, तो इसमें पहले आता आपका प्रथम उत्तर पश्चिमी, तो यानी कि पहले यहाँ पर आपका देखिए लहदा और यानी कि पश्चिमी पंजाबी। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है सिंधी। इसके बाद द्वितीय की यानी कि सेकंड की बात करें तो दक्षिण समुदाय में देखें तो यहाँ पे आपका जो थर्ड नंबर है वो मराठी है। फिर इसके बाद थर्ड में देखें तो पूर्वी समुदाय यानी कि जो पूर्व की तरफ आपके देखिए लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलती है। डॉक्टर गेर्शन के अनुसार ये यहाँ पर है। तो फोर्थ में यहाँ पर देखिए आपका उड़िया है। 5 की बात करें बिहारी, 6 की बात करें बंगला यहाँ पर है। 7 देखें तो आपका असमिया है। इसके बाद आता है यहाँ पे मध्य उपशाखा है, यानी कि खा नंबर की बात करें तो यहाँ पे चतुर्थ जो है यानी कि 4 नंबर है जो है वो बीच का समुदाय, और बीच के समुदाय में की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका पूर्वी हिंदी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका थर्ड है भीतरी उपशाखा, यानी कि जो अंदर साइड में देखें तो यहाँ पे पश्चिमी, केंद्रीय और भीतरी समुदाय की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है देखिए पश्चिमी हिंदी आती है, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानादेसी और राजस्थानी। तो ये आपके देखिए भीतरी समुदाय की यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए पश्च समुदाय की यानी कि पश्च पहाड़ी समुदाय की बात करें तो 15 पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली आपकी भाषा आती है। उसके बाद 16वीं मध्य या केंद्रीय पहाड़ी यहाँ पर आती है। 17 की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी जो है वो देखने को मिलती है। भारतीय आर्य भाषा के विकास का क्रम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए भारतीय भाषा के विकास का जो क्रम है स्थूल रूप से हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 1000 ईस्वी के पास ही मान सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका 1000 ईस्वी या आपका यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर हर बार आपका डिटेल में पूछा जाता है कि जो भारतीय आर्य भाषा का विकास है यानी कि भारतीय का जो विकास है वो कब से यहाँ पर माना जाता है। तो भारतीय इसमें देखिए यहाँ पर जो आपके क्रम है वो 3 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, और यही 3 चरण जो है उसको यहाँ पर एक चरण और बना के या आपका पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो है वो दोनों सही या आपका A B सही या बी और C सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने
को मिलता है। तो हिंदी भाषा का जो आदिकाल है वो 1000 से 1500 ईस्वी तक है। उसके बाद हिंदी भाषा का जो मध्यकाल है वो 15 से 1800 और हिंदी भाषा का जो आधुनिक काल है वो 1800 से यहाँ पर अभी तक देखने को मिलता है। तो भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम है वो इस प्रकार से भी देखिए समझ सकते हैं। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। और ये देखिए जहाँ पर जो सन आपसे पूछे गए इसमें एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर हर बार आपका देखिए देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर की किसी भी क्वेश्चन पेपर आप देख लो तो उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर यहाँ पर रिपीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तो ये आपका 1000 ईसा पूर्व से यहाँ पर अभी तक देखने को मिलती है। तो हिंदी भाषा का आदिकाल की बात करें तो 1000 से 1500 ईस्वी तक यहाँ पर है। तो भाषा विकास क्रम के अध्ययन के प्रक्रिया में देखा कि यहाँ पर 1000 तो आपका देखिए आसपास का इसका टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिला। और इसमें देखें तो इस बिंदु पर जो अपभ्रंश को केचुल उतारकर भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में डालना प्रारंभ कर देती। यानी कि जो भाषा आपकी अपभ्रंश थी वो पहले यहाँ पर जितनी भी आपकी बोलचाल थी या जैसे भी थे उसमें यहाँ पर अब नया ढंग जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भाषा की दृष्टि से इस काल में में जो है वो आपका देखिए संक्रांति काल कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा अपना जो स्वरूप है वो परिवर्तित कर रही है। यानी कि जो उसका स्वरूप था पहले जो यहाँ पर स्वरूप था 1000 ईस्वी तक तो उसमें जो स्वरूप है वो यहाँ पर चेंज होने लगा। तो संक्रांति काल जो है वो आपके देखिए आर्य भाषा यानी कि जो आपका अपभ्रंश भाषा में है वो देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका 1000 से 1200 ईस्वी तक का समय जो यहाँ पर देखिए दिया गया है। इस संदर्भ में भी यहाँ पे बताया गया है कि इस काल के अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया गया। यानी कि ये जो आपका देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड जो दिया है 1000 से यहाँ पे 1200 ईस्वी तो ये आपका जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं यहाँ पर अवहट्ट। यहाँ भी नहीं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए यहाँ पर आता है, ये आपका दिया गया यहाँ पर विद्यापति ने जो कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट ही कहा है। कुछ लोगों ने इसे पुरानी हिंदी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उन्होंने कहा है। लेकिन मेनली आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये जरूर यहाँ पर आता है कि आखिर जो विद्यापति की कीर्तिलता उसकी भाषा यहाँ पर क्या है। तो तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। खड़ी बोली का आरंभिक रूप अमीर खुसरो बाद में कबीर के साहित्य में स्पष्ट देखने को मिलता है। यानी कि खड़ी बोली का जो प्रारंभ है वो आपको अमीर खुसरो की जो उनकी कहानी वो आपकी रचनाएं हैं उसमें देखने को मिलती है। जैन बौद्ध नाथ लोग और जो भी यहाँ पर कवि थे तो उनके माध्यम से हिंदी भाषा का विविध रूप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है यहाँ पर राजस्थानी खड़ी बोली है और ये आपका देखिए यहाँ पर अपभ्रंश के मिश्रण से यहाँ पर डिंगल शैली का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। तो इस संबंध में यहाँ पर श्रीधर जो आपके रणमल छंद व कल्लोल कवि की डोला मारूरा दुहा की प्रतिनिधि रचना है। यहाँ पर देखिए आपकी दो रचनाएं यहाँ पर दी गई, ये भी आपकी रचना जो है वो पूछी जाती है। रासो साहित्य के ऊपर डिंगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के ब्रज भाषा के मिश्रण से पिंगल शैली का जन्म हुआ है। यानी कि जो अपभ्रंश भाषा के ब्रज भाषा का जो मिश्रण है वो यहाँ पर पिंगल शैली है। इसी प्रकार खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से हिंदवी की शैली प्रचलित हुई है। अमीर खुसरो जो है वो इस शैली के प्रयोक्ता है। यानी कि जो अमीर खुसरो है उनकी शैली जो है वो यहाँ पर देखिए आपको बता दी गई है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपको देखिए 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आता है हिंदी भाषा का जो मध्यकाल है यानी कि 1500 से 1800 ईस्वी तक का। तो हिंदी भाषा का जो मध्यकाल है 15 से 1800 ईस्वी तक का। तो इस समय तक खड़ी बोली भाषा के रूप में अस्तित्व ले चुकी थी। यानी कि जो अवधि है वो और ब्रज भाषा वो यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध भाषाएं बन गई थी। यानी कि यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड देखिए दिया गया है 1500 से 1800। तो यहाँ पर आते आते जो आपका देखिए अवधि और ब्रज भाषा वो यहाँ पर साहित्यिक जो आपकी देखिए जो रचनाएं हैं उसमें अपना स्थान बना चुकी थी। यानी कि जो आपका देखिए मौखिक संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण की भाषा के रूप में खड़ी बोली जो है वो लोक में चल रही थी। यानी कि लोक प्रचलित जो है वो आपकी खड़ी बोली जो है और इसके बाद यहाँ पर ब्रज भाषा जो है वो अपनी प्रसिद्धि पाने लगी थी। भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा गया। यानी कि
की जो भाषा है, इसी दृष्टि से इसको यहाँ पर स्वर्णकाल कहा गया है। और स्वर्णकाल इसलिए भी यहाँ पर देखिए जो भक्ति काल है, भक्ति काल को भी यहाँ पर स्वर्णकाल बोला जाता है। तो सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, केशव जैसे सैकड़ों कवि जो है वो इस काल के भाषा और साहित्य की वृद्धि की है, और इसी वजह से इस काल को यहाँ पर स्वर्णकाल बोला जाता है। हिंदी भाषा की दृष्टि से दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि फारसी शब्दों का बड़ी संख्या में समावेश हो गया। तुलसी, सूर जैसे कवियों की भाषा पर भी प्रभाव जो है वो देखने को मिल गया। यानी कि जो यहाँ पर मेन आपके इम्पोर्टेंट कवि थे भक्ति काल के, जो आपके देखिए तुलसी, मीरा, और इसके बाद यहाँ पर सूरदास थे, आपके रसखान थे, तो इनकी भाषा पे जो खड़ी बोली और फारसी शब्दों का प्रभाव है वो देखिए यहाँ पर आपका दिखने लगा था। यानी कि जो सूर और तुलसी की रचनाओं में आपका परिवर्तन होने के साथ, जैसे आपका देखिए अपभ्रंश में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, वैसे यहाँ पर आपका जो फारसी है और वो आपका देखिए उनके साहित्य पर देखने को मिल रहा था। फिर आता है आपका हिंदी भाषा का आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की बात करें तो हिंदी भाषा के आधुनिक काल 1800 के बाद के समय यहाँ पर माना गया है। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएं प्रकाश में आनी स्टार्ट हो गई थी। अकबर के दरबारी कवि जो थे आपका देखिए यहाँ पर गंग की चंद छंद बरन की महिमा, और उसके बाद राम प्रसाद निरंजनी की जो भाषा योग वशिष्ठ है, इनकी रचनाओं में हमें खड़ी बोली गद्य यानी कि जो खड़ी बोली है गद्य आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यानी कि आधुनिक काल आपका स्टार्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर रचनाओं में आपका खड़ी बोली यहाँ पर देखने को मिलने लगी। इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ की आपकी देखिए शेख मीरा जी आपकी यहाँ पर रचना है का किस्सा, यानी कि शेख मीरा जी का जो किस्सा है वो आपकी देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी रचना है। लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें देखें तो अंग्रेजी राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकें बड़ी संख्या में आपकी तैयार करवाई, कुछ में अनुवाद कार्य करवाए। देखिए बाइबिल का हिंदी अनुवाद ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। 10 से 11वीं सदी की रचना राउलवेल में खड़ी बोली के दर्शन होने शुरू हो गए थे। यानी कि पहली जो आपकी रचना जिसमें खड़ी बोली दिखने लगी वो आपकी 10 से 11वीं सदी की रचना है, वो आपका है राउलवेल। तो किंतु आधुनिक काल में आकर इसका विशेष प्रसार जो है वो यहाँ पर होने लगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे गिल्स क्राइट्स, इनके निर्देशन में लल्लू लाल ईशालनखा, और ये आपकी देखिए भाषा यहाँ पर जो आपकी पुस्तकें इनको तैयार करने में इन्होंने यहाँ पर मदद की थी। इसके अतिरिक्त सुखलाल और सदल मिश्र जो है इनका योगदान भी यहाँ पर रहा। ये चार आपके देखिए यहाँ पर कवि के पूछे जाते खड़ी बोली के यहाँ पर चार प्रसार जो आपके कवि थे वो कौन से थे, तो वो लल्लू लाल ईशालनखा, सुखलाल और सदल मिश्र यहाँ पर चार आपके यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज से यहाँ पर उन्होंने देखिए काफ़ी हेल्प की थी। तो इसी समय पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से खड़ी बोली के प्रसार में युगांतरकारी परिवर्तन आया। यानी कि उनके आने से यहाँ पर बहुत सारा जो आपका परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं एक युग का परिवर्तन, जैसे एक युग का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है, वैसे उनकी यहाँ पर रचनाएं आने के बाद एक परिवर्तन जो है वो खड़ी बोली में देखने को मिला था। कविता की भाषा पहले ब्रज और अवधी में हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में कविताएं होने लगी। गद्य के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आ गया, और इसीलिए गद्य की नई विधाएं यानी कि जो आपके उपन्यास, कहानी, जीवन, आत्मकथा, संस्मरण हिंदी भाषा को मिली। हिंदी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। फिर देखिए हिंदी भाषा के मानकीकरण की बात करें तो मानकीकरण का मतलब यहाँ पर देखिए बताया गया किसी भाषा के घटकों में जो विकल्प है उनमें से एक विकल्प को स्वीकृत कर अन्य विकल्प को अस्वीकृत कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई आप यहाँ पर विकल्प लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर विकल्प लिया गया है, आपका यहाँ पर एक विकल्प मान लिया गया A1 है, तो ये आपके जो बाकी 2, 3, 4 है वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट किए जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे मानकीकरण। समास द्वारा किसी भी रूप का चयन किया जाए उसे यहाँ पर मानकीकरण बोला जाता है। तो भाषा चिंतकों और आपके व्याकरणवादियों द्वारा भाषा के किसी निश्चित रूप के चयन को ही यहाँ पर मानकीकरण कहा गया है। एक भाषा का यहाँ पर निश्चित रूप से जो चयन हो जाता है उसी को यहाँ पे मानकीकरण बोला जाता है। मानकीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। किसी भी भाषा के मानकीकरण के कई आधार हो सकते हैं, और इसमें देखें तो मानकीकरण के स्वरूप में निम्न इकाइयों के माध्यम से भी समझा जा सकता है।
फिर आपका देखिए यहाँ पर आता है हिंदी और उर्दू का प्रश्न, यानी कि हिंदी और उर्दू की बात करें तो हिंदी और उर्दू भाषा एक ही भाषाएं या स्वतंत्र रूप से अलग भाषाएं। तो हिंदी और उर्दू जो है वो हिंदी की एक शैली, यानी कि उर्दू जो है वो हिंदी से ही निकली हुई है और उसकी एक शैली है और इसमें कोई स्वतंत्र भाषा। तो इसमें देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी जो है वो आपकी शैली है या कोई स्वतंत्र भाषा। इन प्रश्नों का समझ यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो ये देखने को मिलता है। तो उर्दू भाषा का और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका अर्थ लिया गया, तो मुगल यहाँ पर शिवर के आसपास बसे बाजार सैनिकों की बोलचाल की भाषा के रूप में उर्दू भाषा का जन्म हुआ। तो मुगल यहाँ पर जो शिवर लगते थे, जिसमें यहाँ पर आपकी देखिए बाजार लगती थी और वहाँ के जो सैनिक थे उनकी बोलचाल की जो भाषा थी उसी से यहाँ पर उर्दू भाषा का जन्म हुआ। हालांकि दूसरा वर्ग जो है वो इस तर्क से सहमत नहीं है। भाषा मैंने वैज्ञानिक मत के साथ ही राजनीतिक धार्मिक पक्ष भी इसके साथ जुड़ते गए, यानी कि किसी भी यहाँ पर आपका कोई भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट का यहाँ पर आपकी लैंग्वेज हो या कुछ अदर क्वेश्चन भी हो, उनमें यहाँ पर धार्मिक और देखिए राजनीतिक पक्ष जो है वो ज़रूर जुड़ा होगा, क्योंकि अगर आपका एक पक्ष होगा तो ये एक यहाँ पर विपक्ष जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर उर्दू के संदर्भ में रेखता शब्द का प्रयोग भी किया गया। तो 17वीं में बली दक्षिणी से दिल्ली आने की घटना जो है वो यहाँ पर रेखता के संबंध में जोड़ा गया है। रेखता को फारसी जानने वाले लोग भी समझ सकते थे और उर्दू समझने वाले लोग भी समझ सकते थे। तो धीरे धीरे इस भाषा में अरबी फारसी के शब्द जुड़ते गए और यह भाषा की एक नई शैली के रूप में प्रचलित हो गई यहाँ पर। तो देखिए पूरे यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन थे, तो पूरे हालांकि क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उनका उत्तर जो है, यानी कि भाषा का विकास जो है वो कैसे हुआ, उसके बाद यहाँ पर अपभ्रंश हुआ है, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, गद्य भाषा, जितने भी आपके देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थे लगभग पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो पूरे इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अब आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर एक एक जो आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।